जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्लास्टिक प्रोफेशन वाला में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्लास्टिक से जुड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो टेस्टिंग की आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके प्लास्टिक फील्ड में जो प्लास्टिक प्रोडक्ट की या रॉ मटेरियल की जो टेस्टिंग होती है, उन टेस्टिंग के बारे में आज से हम चर्चा करेंगे। और इस प्लेलिस्ट को प्लास्टिक टेस्टिंग के इस प्लेलिस्ट को रेगुलर हम अपडेट करते रहेंगे और रेगुलर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि इस यूट्यूब चैनल पे प्लास्टिक से जुड़ी सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इन जानकारी में इंक्लूड होगा प्लास्टिक से हर एक टेस्ट कैसे किया जाता है, प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक टॉपिक पे आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया जाएगा। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो प्लास्टिक टेस्टिंग की आज ये वीडियो है, इसको इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेस्टिंग क्या होती है। तो किसी चीज की उसके गुणवत्ता को टेस्ट करना, यानी कि उसके क्वालिटी का परीक्षण करना, उसी को हम टेस्टिंग कहते हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि जो टेस्टिंग करने वाला डिपार्टमेंट होता है उसको हम क्यूसी डिपार्टमेंट बोलते हैं। जो ये टेस्टिंग करती, जिस डिपार्टमेंट के जरिए टेस्टिंग किया जाता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोडक्ट को बना लिए हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप लोगों को एक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भेजा जाता है और वो डिपार्टमेंट टेस्ट करके बताता है कि जिस मापदंड के अंदर, जिस क्राइटेरिया के अंदर आप किसी प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट उसके बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यूसी डिपार्टमेंट का बेसिकली वर्क ही यही होता है, या प्रोडक्ट के टेस्टिंग का वर्क यही होता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाए हुए हैं तो जिस प्रोडक्ट को आप बनाए हुए हैं वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए प्रोडक्ट बना दिए हैं और जो वहाँ की गाइडलाइन है, या फिर अगर वो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, कार्बन इमिशन प्रोडक्ट है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वह क्राइटेरिया फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं चीजों को टेस्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम ही यही होता है, आपके प्रोडक्ट को टेस्टिंग करना। क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मीन्स बाय विच द कैपेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम टू मीट इट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इज डिटरमाइंड बाय द डिटरमाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय सब्जेक्टिंग द आइटम टू सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ही यही होता है कि आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो भी आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से स्पेसिफिक कुछ सैंपल देते हैं क्वालिटी कंट्रोल वाले, और उस डिपार्टमेंट के लोग उस सैंपल को ले जाकर के टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग के जरिए वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वहाँ पे जो उनके ऑपरेटिंग कंडीशन है और जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आपका प्रोडक्ट मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेस्टिंग ही की जाती है, टेस्टिंग करके यह उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करते हैं। अगर यह इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सेल किया जाएगा। तो इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करती है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। टेस्टिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बटा होता है। जैसे R&D डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है। तो इसी तरीके से एक टेस्टिंग के लिए भी इसी का एक पार्ट होता है क्यूसी डिपार्टमेंट या टेस्टिंग डिपार्टमेंट। तो टेस्टिंग क्या है कि R&D, प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। सिंपली शब्दों में आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग आपका R&D, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डिजाइन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। टेस्टिंग इम्फेसाइज ऑन, टेस्टिंग किन किन चीजों को इम्फेसाइज करती है? तो ऑटोमेशन को इम्फेसाइज करती है, हाई प्रोडक्शन को इम्फेसाइज करती है, यानी कि टेस्टिंग इन चीजों को प्रभाव डालती है, इफेक्ट करती है, दबाव डालती है, इम्फेसाइज करती है। हाई प्रोडक्शन को इम्फेसाइज करती है, कॉस्ट रिड्यूसन को इम्फेसाइज करती है। कॉस्ट रिड्यूसन को कैसे इम्फेसाइज करती है? जैसे आपका अगर टेस्टिंग हो रहा है तो रिजेक्शन कम निकलेगा, जब रिजेक्शन कम निकलेगा तो प्रॉपर क्राइटेरिया को मीट करेगा, जब ये प्रॉपर क्राइटेरिया को मीट करेगा तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस हो जाएगी। ग्रोइंग डिमांड फॉर इंट्रिटिकली शेप्ड, हाई टॉलरेंस पार्ट और कस्टमर अवेयरनेस, इन चीजों को टेस्टिंग इम्फेसाइज करती है। रीजन फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग करने का हमें रीजन क्या होता है? अगर आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसका क्या रीजन है कि आपको टेस्टिंग करनी पड़ रही है? क्योंकि इसकी भी तो कोई रीजन होगी, एक स्पेसिफिक रीजन होगी जिसके लिए आप टेस्टिंग कर रहे हैं। टू प्रोवाइड डिजाइन कंसेप्ट, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके अगर किसी मटेरियल की, सिंपली अगर एक आप एग्जांपल ले लें किसी भी मटेरियल को, तो जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उससे उस मटेरियल का बिहेवियर पता चलता है, और जब आपको उस मटेरियल का बिहेवियर पता चलेगा तो आप उस मटेरियल के बारे में जानेंगे, और जब आप उस मटेरियल के बारे में जानेंगे तो आपको यह
सुविधा होगी डिजाइन कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। तो जब आप उस डिजाइन कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए आपको सुविधा होगी और आप स्पेसिफिक डिसाइड कर सकते हैं कि यह मटेरियल इस डिजाइन के लिए बेटर होगा या नहीं होगा, तो वही बोल रहा है टू प्रोवाइड डिजाइन कंसेप्ट। तो टेस्टिंग आपके डिजाइन कंसेप्ट को प्रोवाइड करता है। टू प्रूव डिजाइन कंसेप्ट, वही ये बोल रहा है कि टू प्रूव डिजाइन कंसेप्ट, तो डिजाइन कंसेप्ट को प्रूव करता है। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रिलायबिलिटी, जो आप अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी के लिए आपकी टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेफ्टी की दृष्टि से, अगर सेफ्टी के लिए आप देखें आपकी मटेरियल या फिर किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी आपकी सुरक्षा इंश्योर करती है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी सूट्स, आपकी सुरक्षा प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी के हिसाब के बेसिस पे भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्वालिटी कंट्रोल, आपके प्रोडक्ट अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंफेसाइज करती है। टू मीट स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, जो आपके स्टैंडर्ड हैं जैसे नेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, तो उन स्टैंडर्ड के स्पेसिफिकेशन को ये मीट करती है। टू वेरीफाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उससे आपको यह क्लियर होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी वेरिफिकेशन, यानी कि किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से यह बना हुआ है। टू एवोल्युएट कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, अगर आप उसको अपना कंटिन्यू टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके जो कंपटीटर हैं उन कंपटीटर से अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को इवोल्युएट कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को नए तरीके से इवोल्युएशन ला सकते हैं, तो वहां भी आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। टू एस्टेब्लिश हिस्ट्री ऑफ न्यू मटेरियल, अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो जिससे आपको पता चलेगा जो भी मटेरियल है, अगर कोई नया मटेरियल आपको मिला तो उस मटेरियल के हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लास्टिक टेस्टिंग, प्लास्टिक टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? There is no simple way for identifying a plastic material used for end product just by having a field touch order or test. अगर आप किसी मटेरियल को ले लें, जैसे अभी मैं प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन का जो वीडियो बनाया था, तो उस प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों को बताया था कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको टच करके या फिर स्मेल लेकर के या ऑर्डर के बेसिस पे, तो उन चीजों से हम बता सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है। लेकिन हर एक मटेरियल को आइडेंटिफाई करना इतना ईजी नहीं होता है, तो सभी मटेरियल को तो आप आइडेंटिफाई कर नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें, जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो हमें प्लास्टिक की टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिससे हम उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं और बिहेवियर के आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल है। देयर आर large variety of polymer and in each polymer group there are a number of grade and variety property varying property। जैसे आप देखे हैं कि आपके मार्केट में बहुत सारे मटेरियल पड़े हैं, क्योंकि कुछ तो मटेरियल ऐसे हैं जिनके बारे में आप नाम भी नहीं सुने हैं पॉलीमर के बारे में, तो उन पॉलीमर के भी अलग अलग ग्रेड आते हैं, क्योंकि वो पॉलीमर सब ग्रुप में आते हैं और उन ग्रुप के अलग अलग ग्रेड होते हैं, तो उन ग्रेड को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। तो उन ग्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो उन मटेरियल के ग्रेड को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो अलग अलग मटेरियल की ग्रेड है उस मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो वो ग्रेड इसके लिए डिसाइड किया जाता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जिस आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उस ग्रेड को डिसाइड किया जाता है और मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। इन एडिशन देयर आर कोपॉलीमर, ब्लेंड, एलॉयस, इलास्टोमर एंड रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। आपके मार्केट में जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पॉलीमर ही हैं, कोपॉलीमर भी हैं, ब्लेंड्स भी हैं, एलॉय भी हैं, इलास्टोमर भी हैं और रेनफोर्स्ड प्लास्टिक भी है। तो इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्लास्टिक की टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट इन मेनी केस आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन पॉलीमर। जैसे कि आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट एक पॉलीमर से नहीं, मोर देन वन पॉलीमर से बना हो, तो उस चीज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टेस्टिंग करनी होती है। क्वाइट ऑफन एन एंड प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेरिंग क्वांटिटी ऑफ द रिप्रोसेस्ड मटेरियल विद द वर्जिन मटेरियल। कई बार आप लोग देखे हैं कि आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि वर्जिन मटेरियल के साथ ग्राइंडिंग मटेरियल भी यूज किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक तो ऐसी मटेरियल है जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, तो बार बार रिप्रोसेस और रीयूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी जो मटेरियल होती है उसको ग्राइंड करके वर्जिन मटेरियल के साथ हम यूज करते हैं, रिप्रोसेस्ड करते हैं, तो उसकी भी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें टेस्टिंग करनी आवश्यक हो जाती है। ऑल्सो मेनी पॉलीमर अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर स्ट्रक्चर ऑन प्रोसेसिंग, मेकिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ क्वाइट डिफिकल्ट। इन सभी चीजों को सिग्निफिकेंट जो इनमें चेंजेस होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, तो इनको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। आप इसको फील करके, टच फील करके या फिर बर्न करके आप इतनी इजी वे में इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें टेस्टिंग की तरफ जाना ही जरूरी होता है। बिना हम टेस्टिंग किए इन चीजों को हम क्लियर नहीं कर सकते हैं।
जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग करने के लिए आप ऐसा तो नहीं है कि किसी भी तरीके से टेस्टिंग कर देंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए उनका एक सिस्टमैटिक वे होता है। उस सिस्टमैटिक वे में स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन क्या होती है? स्पेसिफिकेशन इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिकेशन या वह चीज होती है जिसमें आप डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होता है रिक्वायरमेंट का। जैसे कि अगर किसी चीज का, अगर मान लीजिए कोई चीज आप बना रहे हैं, सिंपली अगर ले लें आप बॉटल ही बना रहे हैं, तो उसके स्पेसिफिकेशन में उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा कि उस बॉटल का रिक्वायरमेंट क्या है, किन किन चीजों पे, किस किस प्लेस पे और किस तरीके से उसको हमें यूज करना है। तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है स्पेसिफिकेशन में। जैसे आपका डायमेंशन हो गया, मटेरियल हो गया, अगर कोई प्रोडक्ट हम दे दें तो उन प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में आप देखेंगे कि उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा डायमेंशन के बारे में, मटेरियल के बारे में, और बहुत सारी चीजें उसमें दी हुई होगी। प्लास्टिक मटेरियल इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। अगर आप प्लास्टिक के मटेरियल को देखें तो उसमें पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट डिफाइन होता है। जैसे डेंसिटी, उस मटेरियल की, जिस भी प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो उसकी डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और थर्मल कंडक्टिविटी, ये तीन चीज तो स्पेसिफिक मेंशन ही होगी, इनके साथ और भी चीजें मेंशन हुई होती हैं। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर मैन्युफैक्चरर टू यूज एज अ रूल और बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन द measuring and adjusting the capacity requirement, adjusting the capacity, quantity, quality, volume, etc. of the material. स्टैंडर्ड क्या है? यह मैन्युफैक्चरर के लिए एक रूल बनाया गया है कि अगर मान लीजिए किसी चीज को आप प्रोसेस कर रहे हैं, या हर चीज का एक रूल होता है। आपके देश में एक संविधान भी एक रूल है। पहले के जमाने में जब संविधान, रूल्स रेगुलेशन नहीं हुआ करते थे, तो ये धर्म की चीजें हुई करती थी, धर्म की पुस्तकें होती थी, तो लोग मानते थे कि ये चीज करेंगे तो पाप लगेगा, तो उन चीजों से लोग डरते थे। उन्हीं तो पहले के समय में क्या था, वो उस समय के स्टैंडर्ड हुआ करते थे। उसी तरह से आज के समय में जो हमारा जैसे कानून है, वो भी एक तरह का स्टैंडर्ड है, जो हमें यह बताता है कि हमें क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। उसी तरह से स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड भी मैन्युफैक्चरर के लिए एक रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया जो यह कंपेयर और डिसाइड करते हैं कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की हुई प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, और क्वालिटी का वॉल्यूम कैसा है, उस मटेरियल, किस तरह के मटेरियल से आप उसको मैन्युफैक्चर किए हैं, वो बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन सारी चीजों का यह डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। The main purpose of standard is to develop a common language so that there is no confusion or communication gap remains among the developers, designer, fabricator, end users and other concerned parties. जब आप जो ये स्टैंडर्ड डेवलप किया गया तो इसे स्टैंडर्ड डेवलप करने का मेन रीजन क्या था कि एक कॉमन लैंग्वेज को एस्टेब्लिश करना। क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है, यह एक लैंग्वेज है जो हर आदमी को समझ में आए, जो उस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, जो वहां पे रह रहे हैं, सभी के लिए वह रूल्स रेगुलेशन लागू होता है। तो यह एक कॉमन लैंग्वेज को डेवलप किया गया जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना रहे, जो उस चीजों में इन्वॉल्व हैं, जो उन प्रोडक्ट के लिए इन्वॉल्व हैं। जैसे उस प्रोडक्ट के डेवलपर हो गए, उन प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले हो गए, जो डिजाइनर हो गए, जो प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, फैब्रिकेटर हो गए, जो प्रोसेस कर रहे हैं और जो यूज कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो अलग पार्टी, अदर पार्टीज, कंसर्न पार्टी जो उसके साथ जुड़ी हैं, उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इसके लिए स्टैंडर्ड एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप की गई। उसी को हम स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड की बेनिफिट्स क्या क्या है, अभी हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो हमारी बनाई गई, इससे हमें बेनिफिट क्या क्या मिला। इंप्रूव्ड इफिशियंसी, इफिशियंसी हमारी इंप्रूव हो गई। मास प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्ट निकला उसमें प्रोडक्ट के लिए मास प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट और भी ज्यादा प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया। सुपीरियर क्वालिटी गुड थ्रू यूनिफॉर्मिटी, जो भी आपका प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और भी ज्यादा सुपीरियर हो गई। स्टैंडर्डाइजेशन हैव अ ओपन डोर टू इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्निकल एक्सचेंज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन मार्केट। जो स्टैंडर्ड है, यह स्टैंडर्ड के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, यह एक ओपन डोर है, यानी कि यह आपको यह सुविधा प्रोवाइड करता है जिसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्निकल एक्सचेंज और कॉमन मार्केट के एस्टेब्लिशमेंट में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं या ला सकते हैं। कितने टाइप्स के स्टैंडर्ड हैं? तो जो ये स्टैंडर्ड डिवाइड किए गए हैं, यह दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें पहले स्टैंडर्ड को हम नेशनल स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं और दूसरे स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड में आप देखेंगे कि यह जो कॉमन है, यह नेशनल स्टैंडर्ड में कंसीडर किया जाता है, जिसमें ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। आपको एग्जाम में या नॉर्मल वे में आपसे पूछ दिया जाता है कि नेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या क्या होता है और कौन कौन से स्टैंडर्ड आते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं नेशनल स्टैंडर्ड को।
जिसमें ASTM आता है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, NSF आता है जिसमें नेशनल सैनिटाइजेशन फाउंडेशन, NEMA आता है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आता है, BIS आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और BSI आता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है BIS और BSI में, तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है और BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है। DIN आता है, डचेज इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मिंग, FDA आता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ANSI आता है जिसमें अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन आता है। ये सभी आपके नेशनल स्टैंडर्ड के अंडर में आते हैं। फिर आता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ISO, IEC, UL, APLAC आता है। ISO में आता है, ISO का फुल नेम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को आप याद रखेंगे, कई बार आप लोगों से इंटरव्यू वगैरह में ये चीज पूछ दिया जाता है कि ISO क्या होती है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमेटी, UL, अंडरराइटर लेबोरेटरीज, और APLAC, एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रीडेंस सर्टिफिकेशन होता है। इन चीजों को आप याद रखेंगे। रीजन फॉर स्पेसिफिकेशन, इनके स्पेसिफिकेशन का रीजन क्या है? हेल्प द परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज इक्विपमेंट, मटेरियल एंड प्रोडक्ट ऑन इक्वल बेसिस। स्पेसिफिकेशन जो आप स्पेसिफिकेशन आपके परचेज डिपार्टमेंट को हेल्प करता है, जिसमें आपके इक्विपमेंट, मटेरियल और प्रोडक्ट की चीजों के लिए जो चीज हमें रिक्वायरमेंट होती है उनको इक्वली बेसिस पे प्रायोरिटी देने के लिए स्पेसिफिकेशन हमें हेल्प करता है। रिमूव कंफ्यूजन बिटवीन परचेजर एंड सप्लायर, इसकी टेस्टिंग की स्पेसिफिकेशन परचेजर और सप्लायर के बीच के कंफ्यूजन को भी दूर करता है। इसके लिए जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी तरीके से टेस्टिंग कर देंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, आपके लैब की कंडीशन होती है, उस लैब के कंडीशन को आपको मेंटेन करना होता है। जब आप देखेंगे अलग अलग, जैसे मैं नेशनल स्टैंडर्ड बताया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बताया, तो इस नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को के जरिए आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग की एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होती है। इस क्राइटेरिया को मीट करना बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग का रिजल्ट प्रॉपर वे में नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इन्हीं चीजों को मेंटेन करने के लिए कंडीशनिंग दी गई है, आपके लैब की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आपके लैब की कंडीशन क्या होनी चाहिए। The subjectation of material to be stipulated treatment so that will be response in a uniform way to subsequent testing। अगर आप स्पेसिफिक वे में अपने में टेस्टिंग की कंडीशन इसके लिए मेंटेन की जाती है कि स्पेसिफिक वे में आप जो जिस प्रोडक्ट के टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं वो स्पेसिफिक वे में अपने रिजल्ट को शो ऑफ कर सके। तो एज पर IS 196 जो हमारी लैब कंडीशनिंग होती है, इन लैब कंडीशनिंग के रूल्स को आप याद रखेंगे कि एज पर IS 196 और एज पर ASTM 618 के तहत हमें लैब की कंडीशनिंग को मेंटेन किया जाता है। आपको इंटरव्यू वगैरह में या फिर एग्जाम में ये चीज आपको पूछी जाती है कि किस स्टैंडर्ड के जरिए हमें लैब के कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। तो IS 196 और ASTM 618 के तहत हमें लैब के कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। लेकिन IS 196 के तहत जो आपके लैब की टेम्परेचर होती है वो टेम्परेचर 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और जो आपके लैब की ह्यूमिडिटी होती है वो 65 प्लस माइनस 5% होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू और एग्जाम के दृष्टि से एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है, क्योंकि जो आपके लैब की टेम्परेचर है वो 27 प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो आपके लैब की टेम्परेचर है वह 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो ह्यूमिडिटी है वह आपकी 65 प्लस माइनस 5% है। और एज पर ASTM 618 के तहत जो आपके लैब की टेम्परेचर है वह 23 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो 50 प्लस माइनस 5% है। इस चीज को आपको ये नोट डाउन कर लेनी है और इस चीज को याद रखनी है। इफ स्पेसिफिकेशन इज हैविंग थिकनेस 0.25 inch or less, temperature is 23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्यूरेशन इज 40 आवर, मिनिमम रिजिड ह्यूमिडिटी 50%। अगर आपके प्रोडक्ट की थिकनेस 0.25 इंच है या उससे कम है तो आपके लैब की जो टेम्परेचर होनी चाहिए वह 23 डिग्री सेंटीग्रेड के पे आपको मिनिमम 40 घंटे के लिए वह जो ड्यूरेशन लेगी वो मिनिमम 40 घंटे, और वहां पे रिजिड ह्यूमिडिटी मेजर करेंगे तो वो 50% होगी। अगर आपके स्पेसिमेन का टेम्परेचर मोर देन 0.25 इंच है तो वहां पे आपका टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 88 आवर्स के लिए होगा, और रिजिड ह्यूमिडिटी सेम 50% ही रहेगी।
तो ये जो स्पेशल कंडीशन है इसको आप याद रखेंगे कि अगर आपके प्रोडक्ट का थिकनेस 0.25 से लेस में है तो आपका जो टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 घंटे के लिए मिनिमम होनी चाहिए और रिजिड ह्यूमिडिटी 50% होनी चाहिए। अगर आपका थिकनेस मोर देन 0.25 इंच है तो आपका टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए 88 आवर्स के लिए, जिसमें रिजिड ह्यूमिडिटी 50% होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी में बहुत आप लोग देखे हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, थर्मल प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो एक एक करके हम इन प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। अभी हम देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं शॉर्ट टर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सरफेस रिलेटेड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इन चीजों के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सरफेस प्रॉपर्टी के अंडर में कौन कौन सी टेस्टिंग आती है, यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। तो शॉर्ट टर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर में आप देखेंगे कि जिसमें हम मेजर करते हैं, किस किस टेस्ट को मेजर करते हैं, तो उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी को टेस्ट करते हैं तो उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, शियर स्ट्रेंथ, इंपैक्ट स्ट्रेंथ और टियर स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं। ये सभी स्ट्रेंथ मैकेनिकल प्रॉपर्टी के, शॉर्ट टर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं। इन चीज को आप याद रखेंगे, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, शियर, इंपैक्ट और टियर स्ट्रेंथ आते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी की आप बात करें, जिसमें क्रीप आता है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन आता है और फटीग प्रॉपर्टी आती है। इन चीजों को हम क्रीप, स्ट्रेस रिलैक्सेशन और फटीग प्रॉपर्टी को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंडर में स्टडी करते हैं। सरफेस रिलेटेड मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो आती है, जो आपके प्रोडक्ट के सरफेस से रिलेटेड जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसमें हार्डनेस आता है, एब्रेशन आता है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है। इन चीजों को हम सरफेस रिलेटेड मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंडर में परफॉर्म करते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम आगे चल के देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में देखेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हम डीपली देखेंगे कि उसकी फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉमन स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, उसकी कॉमन स्टेट्स क्या क्या हैं, कैसे उनको हम मेंटेन करते हैं और उनके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। जो आपका ग्राफ था, उस ग्राफ में स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, एलोंगेशन क्या होता है, इन चीजों के बारे में समझेंगे। मैकेनिकल बिहेवियर को देखेंगे और मटेरियल की एक एक प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे। आई होप कि अभी तक जो आपके साथ चर्चा की है, यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।